नमस्कार, आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कोरोना वायरस महामारी संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की है और कहा है कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोल सकता है। जिन राज्यों में अधिक केस हैं वहां लॉकडाउन जारी रहेगा और जिन राज्यों में केस कम हैं वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। तो पटरी पर जिंदगी आखिर कब लौटेगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और इस कार्यक्रम को अब आप आगे ले जाइए और तमाम सवाल जो कि आम जनता भी जानना चाह रही है, हम भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर संकट की इस घड़ी में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा, इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। दरअसल पूरी दुनिया इस बात से चिंतित है, लगातार हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, लेकिन अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है कि लॉकडाउन कब खोला जाना चाहिए, क्योंकि 3 मई को ये अवधि खत्म हो रही है। हम बता दें कि इस पूरे मामले में देश भर में 28,140 लोग कोरोना के संक्रमित हो गए हैं और इसमें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 103 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी ये आंकड़ा 2100 के आसपास पहुंच गया है। देश भर के जो राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की बात हम करें, महाराष्ट्र बहुत खतरनाक स्थिति में है। 1 नंबर की स्थिति है, वहाँ 8,000 से ऊपर लोग कोरोना के संक्रमित हैं। उसके बाद दिल्ली है और दिल्ली के बाद अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश तीसरा ऐसा राज्य है, गुजरात के बाद चौथा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ये 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो गया या नहीं। बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन इसके चलते खबर यह है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो फिर कोरोना खत्म होगा तो अपनी जगह, लेकिन लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, ये पक्की बात मानिए। टेलीफोन लाइन पर हमसे बात करने के लिए 2 मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद कुलकर्णी जी और देवदत्त दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद राघवेंद्र जी। मिलिंद जी, दरअसल कोरोना वायरस को लेकर बहुत इलाज की बातें हो रही है, वैक्सीन की बात हो रही है, दवाएं इजाद की जा रही है, सब बातें हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या कोरोना वायरस, क्योंकि अभी जो हमें खबर है कि अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर पूरी दुनिया में, भारत में भी इसके वैक्सीन और दवाएं तैयार की जा रही है, क्या 3 मई के बाद ऐसा कुछ संकेत मिलता है कि देश में या दुनिया में कोरोना वायरस का आतंक खत्म होगा और भारत 3 मई के बाद से लॉकडाउन की स्थिति से थोड़ा निजात पाएगा या कोई राहत मिलेगी? आपकी राय? राघवेंद्र जी, अभी आपने जो बताया कि प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की है और सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा में इस तरह के एक संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में किसी तरह का ज्यादा प्रभाव नहीं है कोरोना का, वहां शायद कुछ शर्तों के साथ में छूट मिलेगी, लेकिन जिले की जो सीमाएं हैं वो जो है उनको जो है सीज करके रखा जाएगा। दूसरा ये है कि आपने जो सवाल किया कि पूरे विश्व में इसको लेकर शोध अनुसंधान चल रहा है वैक्सीन के लिए, लेकिन ये टीका जो है ये उम्मीद की जा रही है कि ये सितंबर तक आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक, क्योंकि काफी वैज्ञानिक जो है इसके वीरोलॉजिस्ट जो है वो काफी करीब है। इस बीच में अलग अलग राज्यों में आपको मालूम होगा कि प्लाज्मा को लेकर टेस्ट शुरू हो चुके हैं, यानी जिन लोगों को कोरोना हुआ था और जिन्होंने अपने क्वारंटाइन में रहकर और इलाज कराकर छुट्टी पाली अस्पताल से, वो लोग अपना खून का नमूना दे रहे हैं और उसका एक हिस्सा होता है तो वो प्लाज्मा जो है उससे जो है उसे टेस्ट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ठीक होगा, लेकिन दूसरी दिक्कतें बहुत सारी हैं अभी कि मध्य प्रदेश और गुजरात में जो है वो एल स्ट्रेन कोरोना वायरस एक्टिव है, जो कि ज्यादा खतरनाक है, और दूसरे राज्यों में एस स्ट्रेन का जो है वो कोरोना वायरस एक्टिव है। तो ये जो सारी परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हमें अभी संयम और अनुशासन बनाए रखना पड़ सकता है कुछ दिन और। बिल्कुल, ये आपने ठीक है, लेकिन जो बात 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने की बातें हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ राज्य हैं जिन्होंने साफ मना किया है कि हम लॉकडाउन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हालात अभी और बिगड़ने वाले।
जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में 8,068 लोग इससे संक्रमित हुए, गुजरात में 3,301 लोग संक्रमित हुए हैं, राजस्थान दिल्ली की बात करें तो वहां 2,918 लोग, गुजरात राजस्थान में 2,234 लोग और मध्य प्रदेश जो है वो 5वें स्थान पर है, 2,090 लोग, लगभग 2,100 का आंकड़ा मध्य प्रदेश छू रहा है। लेकिन अगर हम मिलिंद जी, देवदत्त जी, अगर हम मृत्यु की बात करें तो इस आंकड़े में मध्य प्रदेश जो है वो काफी खतरनाक स्थिति में है। महाराष्ट्र में 342 लोगों की जाने गई है, गुजरात में 155 लोगों की, दिल्ली में 54 लोगों की, राजस्थान में 46 की, लेकिन मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 100 के पार चला गया, 103 लोग मर गए यहाँ। सवाल ये कि 3 मई के बाद इंदौर में क्या स्थिति बनेगी, भोपाल ये रेड जोन में है, बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं कि ग्रीन ऑरेंज की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो स्थितियां हैं यहाँ जिस तरह से छूट दी जा रही है, हम अगर फोकस करें सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में, मध्य प्रदेश में निमाड़ के बारे में, मालवा के बारे में, महाकौशल मध्य क्षेत्र की बात करें तो देवदत्त जी, क्या आपको लगता है कि जो स्थितियां हैं उसके चलते क्या लॉकडाउन खत्म करना हो जाएगा या ये समझदारी भरा फैसला होगा, आपकी राय? देखिए, अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ना तो ये महामारी नियंत्रण में हो रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ी रही है, और जैसा आपने ही बताया, आंकड़े ही बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मौतों की संख्या जो प्रतिशत है संक्रमित मरीजों वो ज्यादा है। इस कारण, और खासकर जो 5 जिले हैं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खरगोन में 2,090 लोग संक्रमित हुए और 103 लोग मर गए जी। गुजरात में तो और राज्यों की बजाय 3,300 और वहाँ 155 ही उनकी डेथ हुई है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो सिर्फ वहाँ 54 लोग, दिल्ली भाग्यशाली है कि 2,918 लोग संक्रमित हुए हैं और वहाँ सिर्फ 54 लोग इसके शिकार हुए हैं। ये बहुत सुखद खबर है, लेकिन मध्य प्रदेश चिंताजनक स्थिति में है, रेड जोन में है। जी, आपकी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में खासकर मालवा और ये भोपाल का इलाका जो ज्यादा रेड जोन में है। बाकी आप जब उधर जाएंगे बुंदेलखंड और बिंद तरफ, तब इसका असर थोड़ा कम हुआ है। जैसे एक लगातार आ रही थी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में मजबूत है, तो ये हम देख रहे हैं विश्व भर में कि महानगरों में और ज्यादा एसी और उन सब में रहने वालों के लिए ज्यादा इफेक्टेड हुई है, बजाय जो लोग मेहनत या जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनका खाना और मेहनत और प्रकृति है, उनको ये कम असर कर रही है। लेकिन इसके बाद जो नई स्टडी आई है, जैसा मिलन जी भी उसके बारे में बता रहे थे कि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जो कोरोना का वायरस है वो वुहान वाला एल वाला वायरस है, जिसके कारण वो ज्यादा ताकतवर है और उसका असर ज्यादा होता है। यदि ये स्टडी है तो बात और है, अन्यथा तो फिर प्रदेश में अभी हमें नहीं लगता कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन में खासकर 5-6 जिलों में कोई ढील दी जा सकती है। ये जरूर बात है कि जिस तरह हम बाहर के राज्यों से छात्रों को ले आए, मजदूरों को भी ला रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, जैसे किसी की चिकित्सा, आकस्मिक चिकित्सा होना है, उसको टेस्ट करके और उसको विशेष परमिशन सरकार को देनी चाहिए। कुछ लोगों के परिजनों के बहुत तकलीफ में है, तो ऐसे जो स्वस्थ हैं और जिनके टेस्ट हो सकते हैं, सरकार को धीरे धीरे उनको अपनी सुरक्षित जगह पे पहुंचाना चाहिए। एक जगह हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अपने घर में जाके अच्छे से रह पाएंगे, हम केवल परिवहन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को धीरे धीरे। देवदत्त जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं या जो मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनको अपने राज्य में भेजने की बात दूसरे राज्य कर ही रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो एमपी के लोग हैं मध्य प्रदेश के कहीं और फंसे हैं, तो उनको अपने राज्य में, अपने घरों में लौटाएं। लेकिन आपको हम बता दें कि जो फार्मूला केरल राज्य ने अपनाया है, केरल में काफी संक्रमित जो लोग थे उनको ठीक करने में सफलता हासिल की और नए संक्रमण को रोका है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वहाँ 5 राज्य ऐसे जहाँ संक्रमण से वो मुक्त हो गए हैं। गोवा की हम बात करते हैं, वो संक्रमण से मुक्त हो गया है। अगर हम यूपी की बात करें, देवदत्त जी और मिलिंद जी, मेरा आप दोनों से कहना है कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ जिस ढंग से, जिस फार्मूले से संक्रमण को रोकने की सरकार ने रणनीति बनाई है, उसके चलते सिर्फ 1,873 लोग संक्रमित हुए वहाँ उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा खतरे की बात थी। हालांकि इसके कारण लोग कह सकते हैं कि जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जितनी भी जांच रिपोर्ट आई है
यूपी पैटर्न, केरल का जो अंदाज है, केरल की जो सरकार ने इस पूरे मामले में योजना बना के काम किया है, हम छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ ने भी काफी अच्छे ढंग से कोरोना के मामले को नियंत्रित किया है। तो कहीं ना कहीं राज्य को, हमारे राज्य को या सरकार को, अधिकारियों को दूसरे राज्यों के कामकाज पर भी नजर रखकर उसको हटाने की जरूरत है। आपकी राय देवदत्त जी? बिल्कुल सही बात है। जैसे बड़े राज्यों में जो और पिछड़े हैं, गरीब राज्य हैं, वहाँ जिस तरीके से प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया गया है, वैसे ही बहुत सारी तकनीक है इसमें। जैसे लॉकडाउन, जैसे सबसे पहले भीलवाड़ा आया था चर्चा में देश में, लेकिन उस एक मॉडल उसने प्रस्तुत किया देश में। तो जहाँ अधिकारी चुस्त तरीके से काम कर रहे हैं और पूरी निगरानी रख रहे हैं, सैनिटाइज हो रहा है, वहाँ पर ये नियंत्रण में हो रहा है। और जहाँ जहाँ लापरवाहियां हुई हैं, तो वो तो फिर अमेरिका और स्पेन और बाकी देशों में भी, जो सबसे अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देश थे, लेकिन वे अपनी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं। तो अभी भी वक्त है कि सरकार जमीन पे आके वैसा काम करे कि जहाँ जहाँ जिस चीज की जरूरत हो। और खासकर मध्य प्रदेश में दो चिंता की जनक और बात है, जो इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं। एक तो चिकित्सा का स्टाफ और पुलिस विभाग, दोनों मध्य प्रदेश में संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर भी मरे हैं और पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर भी मरे हैं, और स्टाफ भी बहुत ज्यादा संक्रमित हो गया। तो इसको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार के लिए कि इनको वो सब किट उपलब्ध कराई जाए, सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, और इनके लिए बिल्कुल अलग से व्यवस्था की जाए। बहुत 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 महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि पुलिस का जो संक्रमण है, क्योंकि अस्पतालों में चिकित्सा विभाग के जो लोग हैं वो पूरी तरह से वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास पीपीई किट है, लेकिन जो पुलिस मैदान में काम कर रही है, सड़क चौराहे पे काम कर रही है, वो पुलिस की जो स्थिति है वो जरूर चिंताजनक है। इसी के चलते सबको पता है कि मध्य प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ भी संक्रमण पहुंच गया था। तो पुलिस को एक तरह से बहुत ज्यादा संरक्षित करने की जरूरत है। खासतौर से नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, वो इस समय देवदूत बने हुए, उनको भी बचाने की जरूरत है। उनको भी संक्रमण से रोकने के हथियार देने की जरूरत है, चाहे उसमें पीपीई किट की बात हो, हैंड ग्लव्स की बात हो, उनको सैनिटाइज करने की बात हो, या मास्क की बात हो। ये जरूर चिंता की बात है। मिलिंद जी, आपकी इसमें क्या राय है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं अभी फिर से वापस जो देवदत्त जी ने बात की उस पर वापस आपको ले जा रहा हूँ कि सरकार के पास में कोई उपाय नहीं है कि इन मजदूरों को या इस तरह के लोग जो दूसरे राज्यों को हो उनको ज्यादा समय के लिए अपने यहाँ रखें, क्योंकि उन्हें अंदर से ये बात मालूम है कि ये मामला लंबा खींचेगा। दूसरी बात ये है कि आपको मैंने बताया कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में जो वायरस है वो एल स्ट्रेन है, वो एस स्ट्रेन नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक है। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो प्रभावित ज्यादा जिले हैं उसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन, जो अभी देवदत्त जी ने भी कहा, इसमें आप समझिए कि हमारे यहाँ इंदौर ऐसी जगह जहाँ से मुंबई के लिए और राजस्थान के लिए लगातार और गुजरात के लिए लोगों का आना जाना होता है। तो ये स्वाभाविक था कि इन इलाकों में ज्यादा असर होगा। और खरगोन जो है वहीं से रास्ता जो है एवी रोड जो है महाराष्ट्र जाता है। तो आप इसको देखेंगे कि ये सारी जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में कल ही उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पे सबको संबोधित किया, और आज मैंने महाराष्ट्र के भी सारे अखबार पढ़े हैं। हम लोग तीसरे यानी कम्युनिटी स्प्रेड की दहलीज पे आ खड़े हुए हैं, और बड़े बड़े स्टेडियम और बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह हैं, इन सबको जो है उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स वगैरह में बदल दिया है। तो मध्य प्रदेश में भी इसी तरह। विनीत जी, मैं आपको रोकता हूँ। आपने कहा कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से तैयारी हो रही है, लेकिन अभी आज जो प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की थी, उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के जो आदेश है वो बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। 3 तारीख को हम रोके या ना रोके, माने 3 तारीख को ये सारा जो मामला है लॉकडाउन का, उसको खत्म करे कि ना करे, इस पर वो कंफ्यूज है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पूरे मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, और जो स्थितियां वो बताती है कि हम 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म करने की स्थिति में नहीं है। ये 2 राज्यों ने फैसला किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम बड़े कंफ्यूज है, क्योंकि केंद्र के आदेश बहुत सारे एक साथ जारी कर दिए गए कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन झारखंड क्लियर है। उसने कहा कि हम 3 मई से लॉकडाउन खत्म करने की स्थिति में नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, उसका ये कहना है मध्य प्रदेश में कि जो ग्रीन जोन है उस वहां दुकानें खोलने की आवाजाही की थोड़ी सी छूट मिल सकती है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। लेकिन जहाँ रेड जोन है, जो ऑरेंज जोन है, वहां पर कोई अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा देवदत्त जी से भी कहना होगा कि
और मिलेंगे आपसे भी कि जो मामला है जहां रेड जोन भी है वहां भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ते हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। मेरे ख्याल से ये एक चिंताजनक बात है, कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है। हाँ नहीं, स्वास्थ्य विभाग में ही जो है लोग जो है नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो रेड जोन और ग्रीन जोन का आप बता रहे हैं, जैसे ये मुख्यमंत्री का जिला है सीहोर जी, वहाँ के मरीजों को आप भोपाल ले आए और आपने उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से आप यदि ग्रीन जोन बनाते हैं तो उसका क्या मतलब है? यदि आप आसपास के जिलों के सारे मरीज भोपाल लाएंगे जी, तो निश्चित तौर पे जो है वो जिले ऑरेंज में या ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे और भोपाल हमेशा रेड में बना रहेगा, इंदौर हमेशा रेड में बना रहेगा, जबलपुर हमेशा रेड में बना रहेगा, क्योंकि यही 3 स्थान है जहाँ पे प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। तो मेरा कहना है कि बजाय रोगियों को लाने के ये लोग जो है अपने सैंपल्स लाएं और बाकी लोगों को वहीं रखें। जी। लेकिन अगर कोई छोटा जिला है और उसके मरीजों के लिए भोपाल अगर पास पड़ता है तो ये तो अच्छी बात है। इस बहाने वो इलाके कम से कम बच रहे हैं जहां मरीज पाए जा रहे हैं, उनको उठा के अगर भोपाल में शिफ्ट किया जा रहा है तो वो मरीज जो है अपने जिलों में रहकर जो संक्रमण फैलाते, कम से कम भोपाल में हॉस्पिटल में एडमिट होकर वो इस हालत से अपने राज्य को बचा पाएंगे। ये लगता है कि सुनने में कि ये गलत हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचे तो मेरे ख्याल से देवदत्त जी, अगर किसी जिले में कोई मरीज ज्यादा है और वो अपने बड़े शहर के आसपास है तो मेरे ख्याल से मरीजों को वहां शिफ्ट करना ज्यादा बेहतर होगा, ताकि वहां स्थानीय स्तर पर संक्रमण को कम करें या रोका जा सके। देवदत्त जी, देखिए, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शी होना और जिम्मेवार होना बहुत जरूरी है। कई सारी बातें इस समय चल रही हैं कि गंभीर मरीजों को उसमें एम्स में भेजा जाता है, जो कम संक्रमित मरीज हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, ऐसी और सारी बातें भी सुनने में आ रही हैं। तो इस संबंध में अभी बहुत निष्पक्षता से काम करने की जरूरत है और एक बिल्कुल ऐसा कि क्योंकि अब कोरोना की महामारी के बाद भी यदि सबक नहीं सीखेंगे लोग तो फिर प्रकृति और भगवान को और क्या करना पड़ेगा इनकी आंखें खोलने के लिए, ये समझ से परे है। कुछ लोग इसमें दवाइयों का व्यापार कर रहे हैं, कोई मास्क का व्यापार कर रहे हैं, कोई सैनिटाइजर भी नकली बनने लगा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। बात ये नहीं है कि कौन कहाँ रहे कैसे रहे, बात ये है कि जो जहाँ है उसका जहाँ उचित इलाज हो, कहीं से भी आ सकता है। भोपाल में एम्स है, बड़ी अस्पताल है, तो यहाँ आ जाना चाहिए जिलों से। लेकिन वहाँ जिस जिले से जैसे आ रहा, जैसे मिलन जी बता रहे थे सीहोर से आ रहा, तो वहाँ लेकिन ध्यान रखना चाहिए, उस एरिया को संरक्षित करना चाहिए जहाँ से मरीज आप ला रहे हैं, क्योंकि आप भोपाल में इलाज जरूर कराए लेकिन जहाँ से वो आया है वहाँ ध्यान देना। सीहोर चूंकि मुख्यमंत्री का जिला भी है और सीहोर के कुछ हमारे पत्रकार साथी वहाँ रघुवर दयाल गोहिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आखिर जो सीहोर में लोग चुपचाप से रात में आ जाते हैं और चले जाते हैं, बाहर से आने वाले लोग कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, जबकि इसको रोक रखा है, ब्लॉक कर रखा है, लॉकडाउन कर रखा है, तो ये भी आवाजाही रोकी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये दिक्कत भी सामने आ रही है क्योंकि जो प्रशासनिक स्तर पर काम होना चाहिए, हो सकता है कि उसमें भी कुछ भीड़ की वजह से ये चीजें बढ़ रही है मध्य प्रदेश में, ऐसा लगता है। इंदौर में काफी सख्ती इसके बावजूद, क्योंकि मामला पहले से बिगड़ गया है, चीजें हाथ से वहां निकल रही थी, अब वो कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। भोपाल में भी बहुत कुछ स्थितियां ऐसी हैं मिलिंद जी की जो मौका है पुराने भोपाल का, वहां पर लॉकडाउन का पालन पहले दिन से ही पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए वहां अगर चीजें फैलेंगी तो वो फिर काबू में नहीं आएंगी, ऐसा लगता है। बहुत सारी स्थितियां हैं जो आपने कंटेनमेंट एरिया घोषित कर रखे हैं, वहां पूरा पालन नहीं हो रहा है, पुलिस आगे बढ़ के काम करने में दिक्कत महसूस कर रही है। तो पुराने भोपाल क्योंकि राजधानी का मामला है, यहाँ कठोरता से पालन की जरूरत है, लेकिन अब रमजान शुरू हो गया है तो पुलिस में प्रशासन थोड़े से लिबरल हो गए हैं। क्या ये उदारता हमें आगे खतरे की तरफ ले जाती नहीं दिखती मिलिंद जी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो डॉक्टर्स हैं उनके मन में भी ये डर है, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि यदि एक ही जिले के डॉक्टरों पर बहुत ज्यादा दबाव आएगा तो वो लोग भी थकते हैं, वो लोग भी मनुष्य हैं। और आपने जो बात कही है, जैसे पुराने शहर में हमारे यहाँ उसका पालन नहीं हो रहा है, तो ये जिला प्रशासन को वहाँ सख्ती करनी चाहिए। देखिए, तीज त्योहार तो सभी धर्मों के, अभी आप देखिए हिंदू समाज ने जो है वो अपने त्योहार मनाए, परशुराम जयंती मनाई है, आखा तीज पड़ी थी और उसके पहले भी रामनवमी और
हनुमान जयंती थी, ये सब इसी दौरान आया। इसके बाद में बसवेश्वर जी की जयंती मनी। तो ये सारे तीज त्योहार तो सभी धर्मों के चलेंगे। और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये इस तरह का मामला है कि यदि ज्यादा पब्लिक गैदरिंग होगी तो निश्चित रूप से समाज के लिए समस्याएं बढ़ेंगी और हम लोग जो है इस कोरोना के संकट से बहुत। मैं इसमें एक बात बोलूंगा कि जब बुद्धिजीवियों की बात आती है तो अब बुद्धिजीवियों की हैसियत उतनी बची नहीं हमें लगता है। या तो वो कट्टरवाद से डरते हैं अपने समाज के भीतर, और अगर वो बोलते भी है तो उनको सुनता नहीं है। ये देखने में आया कि इस पूरे एपिसोड में अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो इसमें बुद्धिजीवी खामोश रहे या कम बोले हैं, और अगर वो बोले भी है तो उनकी किसी ने बात को सुना नहीं है, उस पर कान नहीं दिए हैं। हमें लगता है कि बुद्धिजीवियों की जो हैसियत है वो समाज के भीतर उतनी असरदार नहीं है जितनी जरूरत है। कहीं ना कहीं वो कमजोरी भी दिख रही है। जी नहीं, पर मेरा कहने का मतलब है उन्हें कहना चाहिए, और उसके साथ में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अलग अलग समाजों के तो उनके जो धर्म गुरु हैं इन सभी लोगों को साझे प्रयास करने होंगे। वही आपसे कह रहा हूँ कि जो कट्टरता है उसने धर्म गुरु की हैसियत भी कम कर दी है। धर्म गुरु को कुछ सुन नहीं रहा है। अगर सुनते होते तो आप देखिए कि बहुत सारी अपीलें आई हैं, शहर काजी ने भी अपीलें की है, वीडियो जारी किया, ऑडियो जारी किया है। बुद्धिजीवी की कुछ सुन नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कट्टरता के सामने ये सारी चीजें छोटी हो गई है। एक देशी शब्द जिसको हम कई बार कहने से हिचकते हैं। मैं उन तमाम जो बुद्धिजीवी और जो धर्म गुरु उनसे माफी के साथ इस समाज में उनकी हैसियत बताने का ये मौका था, जिसमें ये साबित हो गया कि उनकी इज्जत 2 कौड़ी की बची है, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। जी नहीं, वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर आखिर में तो फिर डंडे का ही इलाज होता है राघवेंद्र जी। फिर वो जब डंडा पड़ता है तो उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाती है। और वो मेरे को लगता है कि सरकार इसमें एक पैटर्न नहीं अपनाना चाहती। हर सरकार की अपनी काम करने की तासीर होती है, हर लीडर अपने हिसाब से काम करता है। क्योंकि लेकिन ये जो कोरोना वायरस है इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही उन लोगों के लिए बहुत अब जानने का बहुत सरकारी आदेशों का पालन कर रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही से घरों में बैठे हुए जो लोग हैं, जो क्वारंटीन है या जो लॉकडाउन का कठोरता से पालन कर रहे हैं, उनकी जान जोखिम में है। कहीं ना कहीं ये दिक्कत आने वाली। जगदीश जी आज की इस पर अंतिम टिप्पणी चाहूंगा मैं। जगदीश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? इस पूरे मामले में जो लोग सुन नहीं रहे हैं, धर्मगुरु अप्रासंगिक हो गए हैं, बुद्धिजीवियां कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे में आपकी अंतिम टिप्पणी की जो बेचारे लोग पालन कर रहे हैं सरकार के निर्देशों का, उनकी जान खतरे में है, वो लोग क्या करें? सरकार को उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि सरकार भी इस मुद्दे पर बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपकी अंतिम टिप्पणी। बिल्कुल, देश में अधिकांश लोग घरों के अंदर हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ना हम निकलें बाहर और ना कोई और निकले जिससे संक्रमण ना फैले। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाह हैं, जिनकी सजा वो भुगतते हैं। कई बार जो घर में सामान आता है उसमें संक्रमण आ जाता है। तो जब तक वो जो है ना हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, जब तक सब नहीं सुधरेंगे तब तक सब लोगों के लिए स्वस्थ रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। और खासकर उन लोगों के लिए जो जिम्मेवार हैं, जो हर अपनी काम को छोड़कर और घरों के अंदर हैं। यहाँ तक कि बीमार आदमी अस्पताल नहीं जा रहा है, वो घर में ही अपना सहन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्जी नहीं खा रहे हैं, केवल दाल रोटी से काम चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो लोग सजा दे देते हैं जो बेवजह और लापरवाही करते हैं। तो मुझे लगता है सबको जिम्मेवार। कई बार जो लोग लापरवाह तो उनकी सजा उनको मिलती है जो बड़ा अनुशासित लोग होते हैं। देवदत्त जी आपने चर्चा की, मिलिंद जी आपने भी चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। हम क्योंकि समय खत्म हो चला है, हम दोनों मेहमानों को धन्यवाद करेंगे और ये बताएंगे कि सारा मामला बहुत गंभीर है और उसके चलते लोगों को सजग रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश भले ही कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में 5वें स्थान पर है, लेकिन यहाँ होने वाली मौतों में 103 का आंकड़ा हम छू रहे हैं, जो बहुत खतरनाक संकेत है। क्योंकि जो 2100 के करीब यहाँ संक्रमित है, उसमें 100 लोगों से ऊपर 103 लोगों का मरना बताता है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर ज्यादा है और हम खतरनाक दौर में जा रहे हैं। बाखबर के स्टैंड को समेटते और आते हैं हम बाखबर के अंतिम की तरफ। और मैं स्टूडियो की तरफ जाना चाहूंगा जहाँ हमारे साथी सुनील विश्वकर्मा जी जो आपको बाखबर के अगले रंग के बारे में बताएंगे कि आखिर दुनिया में किस तरह से
संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन पर काम हो रहा है, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। सुनेंगे उनसे अगली जानकारी की दुनिया किस तरह से वैक्सीन बनाने में जुटी है। सुनील जी। बिल्कुल राघवेंद्र सर, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अंतिम रंग की ओर चलेंगे। कोरोना वैक्सीन का महापरीक्षण शुरू हो चुका है। जी हां, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो चुका है। शोधकर्ता एक माह में 200 अस्पतालों में 5000 से ज्यादा लोगों पर टीके का परीक्षण करेंगे और इस टीके की सफलता की 80% संभावना है। पशुओं पर इसका परीक्षण बेहद सफल रहा है। परीक्षण सफल रहा तो वायरस के खात्मे का रामबाण इलाज दुनिया को मिल जाएगा। आपको बता दें कि टीके के पहले चरण में 18 से 55 साल के 510 वॉलंटियर को खुराक दी गई है। शोध निर्देशक प्रोफेसर सारा गिलबर्ट का दावा है कि टीके का इंसानों पर कोई शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जून में प्रारंभिक नतीजों के बाद सितंबर तक टीके की करीब 10 लाख खुराक तैयार की जाएंगी। वहीं यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि टीका 6 महीने में तैयार हो सकता है, क्योंकि यह कोरोना के सार्स जैसे पहले वायरस से काफी मेल खाता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।